तो देखिए हम लोग अभी पढ़ने जा रहा है जो है कि केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी जो हम लोग का सिलेबस है, यहाँ पर आप देखिए केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो केमिकल रिएक्शन शुरू करने से पहले इंटेक्स क्वेश्चन में यहाँ पर देखेंगे, इंटेक्स क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 10.6। इंटेक्स क्वेश्चन कौन सा है? यह इंटेक्स क्वेश्चन है 10.6। इसमें कुछ क्वेश्चन दिया गया है, दो क्वेश्चन दिया गया है और यह दोनों क्वेश्चन में बताना है कि किसका, यहाँ पर आपके बुक में लिखा है कि इनको बॉइलिंग पॉइंट के रूप में अरेंज करना है। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका कम होगा और किसका कम होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है कि बॉइलिंग पॉइंट को अरेंज करना है। यानी कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है उसको पहले रखना है और जिसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक है उसको बाद में रखना है। तो आते हैं यहाँ पर जो है कि पहला क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि ब्रोमोमीथेन, तो यह ब्रोमोमीथेन है। दूसरा में लिखा है ब्रोमोफॉर्म, तो इसको ब्रोमोफॉर्म कहते हैं। और तीसरा में लिखा हुआ है क्लोरोमीथेन, तो यह क्लोरोमीथेन का स्ट्रक्चर लिखे हैं। और दूसरा में लास्ट में लिखा हुआ है आपको डाई ब्रोमोमीथेन, तो यह डाई ब्रोमोमीथेन है। तो आपके बुक में यहाँ पर इन सब का नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, तो जो जो नाम है उसके अनुसार हम लोग स्ट्रक्चर यहाँ पर लिख दिए हैं। अब इस क्वेश्चन में किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और किसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा, इसको हम लोग को बताना है। तो आपको बॉइलिंग पॉइंट को प्रभावित करने वाले कारक हम बताए थे। तो सबसे पहला कारक है मॉलिक्यूलर वेट, दूसरा देखना है आपको फिजिकल स्टेट और तीसरा ब्रांच। तो आते हैं यहाँ पर जो है कि यदि हम लोग फिजिकल स्टेट का बात करें तो फिजिकल स्टेट सबका एक समान होगा, क्योंकि सभी कमरे के तापमान पर छोटा मॉलिक्यूल है, सबका फिजिकल स्टेट एक ही जैसा होता है। अब आते हैं दूसरा हम लोग ब्रांच। तो ब्रांच इसमें है नहीं, किसी भी कंपाउंड में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ब्रांच नहीं निकला हुआ है, सब कंपाउंड एक ही कार्बन का है। तब आते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर वेट। तो इसमें मॉलिक्यूलर वेट सभी कंपाउंड का एक समान नहीं है। जिस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट कम होगा उसका जो है कि बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, उसमें कम ऊर्जा हमको खर्च करना पड़ेगा उसको वेपर में बदलने के लिए। और जिस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट अधिक होगा उसमें हम लोग को अधिक ऊर्जा खर्च करना पड़ेगा ताकि जो है कि वो वेपर में परिवर्तित हो जाए या बॉयल हो जाए। तो यह क्वेश्चन आपको मॉलिक्यूलर वेट के आधार पर बनाया जाएगा। तो आते हैं यहाँ पर देखते हैं, इसमें एक कार्बन, यहाँ भी एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन और यहाँ भी एक कार्बन, यानी कार्बन का संख्या सभी कंपाउंड में एक समान है। तब यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे ब्रोमीन। तो इसमें एक ब्रोमीन है, यहाँ पर 3 ब्रोमीन है और यहाँ पर 2 ब्रोमीन है और यहाँ पर क्या है, कोलिन है। तो यह एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि ब्रोमीन का मॉलिक्यूलर वेट अधिक होता है और कोलिन का मॉलिक्यूलर वेट कम होता है। तो सबसे कम इसमें मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा आपको CH Cl3 का। तो सबसे कम इसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा आंसर में CH3Cl, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। और इससे जस्ट ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा ब्रोमोमीथेन का, तो यहाँ पर CH3 और Br, तब इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। यह बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर हम इसको सजा रहे हैं। और इससे ज़्यादा मॉलिक्यूलर किसका होगा, जिसमें 2 ब्रोमीन है, यानी कि इसका। तो इससे ज़्यादा मॉलिक्यूलर किसका हो जाएगा, CH2 और Br2। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है कि सबसे ज़्यादा इसका हो जाएगा, इन दोनों से ज़्यादा किसका हो जाएगा, इसका। सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट इसमें होगा क्योंकि इसमें 3 ब्रोमीन है, तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसी का हो जाएगा CH Br3, यानी ब्रोमोफॉर्म। तो मोलिकुलर वेट के आधार पर हम लोग देखेंगे तो सबसे कम मोलिकुलर वेट इसका होगा और सबसे अधिक मोलिकुलर वेट इस कंपाउंड का होगा, ब्रोमोफॉर्म का होगा। तो जिसका मोलिकुलर वेट कम होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और जिसका मोलिकुलर वेट अधिक होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, अधिक होता है। आपको बताया गया था कि मोलिकुलर वेट बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, तो इस ऑर्डर में मोलिकुलर वेट बढ़ रहा है, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट भी इसी ऑर्डर में बढ़ते चला जाएगा। तो अब आते हैं, अब यह क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं इसमें दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में आपके बुक में यहाँ पर दिया गया है, बहुत सारा चीज़ यहाँ पर बताया गया है। देखिए 1 क्लोरोप्रोपेन, तो यहाँ पर 1 क्लोरोप्रोपेन का स्ट्रक्चर बना दिए। उसके बाद दूसरा कोई कंपाउंड है आइसोक्लोरोप्रोपेन, तो यह आइसोक्लोरोप्रोपेन है। और तीसरा ऑप्शन इसमें जो है 1 क्लोरोब्यूटेन है, तो यह 1 क्लोरोब्यूटेन का स्ट्रक्चर है। अब इन तीनों में हम लोग को पता करना है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक है और किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग फिजिकल स्टेट देखते हैं। तो कमरे के तापमान पर यह सभी लिक्विड के रूप में पाए जाएंगे क्योंकि सबका फिजिकल स्टेट एक समान होता है।
हेलो एल्केन जनरली कमरे के तापमान पर द्रवीय अवस्था में होते हैं। तो फिजिकल स्टेट पर यह निर्भर नहीं करेगा। तब आते हैं दूसरा ब्रांच और मोलिकुलर वेट। तो आते हैं तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एक हम लोग को ब्रांच है, तो इसमें ब्रांच का भी नियम का पालन होगा और मोलिकुलर वेट का भी नियम का पालन होगा। तो आते हैं हम लोग सबसे पहले देखेंगे हम लोग मोलिकुलर वेट किसका कम है। तो इन सभी में सबसे कम मोलिकुलर वेट 1 क्लोरो प्रोपेन का है। तो सब मोलिकुलर वेट के हिसाब से अगर हम लोग आए तो मोलिकुलर वेट सबसे कम हो जाएगा CH3, CH2, CH2 और Cl का। इससे ज़्यादा और इसके लगभग मोलिकुलर वेट बराबर होंगे CH3, CH और CH3 और Cl, दोनों का बराबर होगा, लगभग नहीं, दोनों का एकदम इक्वल होगा, बराबर होगा। और इन दोनों से सबसे ज़्यादा मोलिकुलर वेट किसका हो जाएगा? सबसे ज़्यादा मोलिकुलर वेट CH3, CH2, CH2, CH2 और Cl का हो जाएगा। यानी कि इस कंपाउंड का मोलिकुलर वेट सबसे अधिक हो जाएगा। तो मोलिकुलर वेट के आधार पर यहाँ पर हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा मोलिकुलर वेट इसका है 1 क्लोरोब्यूटेन का। तो सबसे अधिक बॉइलिंग पॉइंट 1 क्लोरोब्यूटेन का होगा। अब आते हैं इन दोनों का मॉलिक्यूलर वेट एक समान हो गया। तो जब मॉलिक्यूलर वेट एक समान हो जाए तो उस स्थिति में ब्रांच देखेंगे, जिसमें ब्रांच होता है उसका ब्रांच होता है जिसमें उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है। ब्रांच बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट घटता है, आपको बताया गया था, क्योंकि कंपाउंड आसानी से टूटकर वेपर में परिवर्तित हो जाता है। तो इन दोनों का मॉलिक्यूलर वेट एक समान है, तो इसमें ब्रांच है तो इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? सबसे कम हो जाएगा। यह पहले टूटेगा, कम ही ऊर्जा देने पर यह टूट जाएगा और वेपर में परिवर्तित हो जाएगा। तो सबसे जो है कि बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा CH3, CH यहाँ पर Cl और CH3, यानी आइसोक्लोरोप्रोपेन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। इससे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा CH3, CH2 और Cl का। इससे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका हो जाएगा? तो इससे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा CH3, CH2 और Cl का, यानी 1 क्लोरोब्यूटेन का। तो इसमें हम लोग दो तरह का इसमें जो है कि आपको बनाने के लिए कॉन्सेप्ट चाहिए, एक तो मोलिकुलर वेट और दूसरा बॉइलिंग पॉइंट। तो जिसका मोलिकुलर वेट अधिक होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा। तो यहाँ पर मोलिकुलर वेट सबसे अधिक जो है कि 1 क्लोरोब्यूटेन का था, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? सबसे अधिक हो गया। यदि मोलिकुलर वेट समान हो तब हम लोग को ब्रांच देखना होगा। तो यहाँ पर दो कंपाउंड का मोलिकुलर वेट एक समान है, तो इसमें ब्रांच है, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? घट गया है। तो ब्रांच बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? घटता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और बनाएंगे। तो आप लोग बनाइए, जो दिक्कत हो फिर हमसे पूछेंगे। अब यह क्वेश्चन हम लोग का समाप्त हो गया। इंटेक्स क्वेश्चन का 2 क्वेश्चन था। अब आते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टी सबसे पहले हम लोग जान लें कि केमिकल प्रॉपर्टी होता क्या है। केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग किसको कहते हैं? तो किसी भी कंपाउंड का दो तरह का प्रॉपर्टी होता है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? जिसे हम लोग आँख से देखकर, हाथ से छूकर, नाक से सूंघकर या जीभ से स्वाद लेकर पहचान सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। यानी फिजिकली जिस गुण को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं, उस गुण को हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। लेकिन केमिकली क्या होता है? तो किसी कंपाउंड का वह गुण जो रिएक्शन होने के बाद पता चलता है, उस गुण को हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टी में हम लोग को पढ़ना क्या है? तो जितने रिएक्शन है उन सबको पढ़ना है। तो केमिकल कंपाउंड से संबंधित जो भी रिएक्शन होता है वह सभी केमिकल प्रॉपर्टी के रूप में आता है। तो इसमें हम लोग यहाँ पर हेलो एल्केन और हेलो एरिन का रिएक्शन पढ़ेंगे कि यह कितने प्रकार का रिएक्शन करता है, कौन कौन से रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करते हैं, किस रिएजेंट की उपस्थिति में, और क्या जो कि प्रोडक्ट बनता है। तो केमिकल प्रॉपर्टी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी में रिएक्शन पढ़ते हैं। हेलो एल्केन और हेलो एरिन का रिएक्शन हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे। तो आते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी। यहाँ पर आपके बुक में 3 प्रकार का केमिकल प्रॉपर्टी दिया गया है। तो कौन कौन सा केमिकल प्रॉपर्टी दिया गया है, आइए इसको मिटाते हैं और मिटाने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टी जो है कि आपके बुक में 3 प्रकार का केमिकल प्रॉपर्टी दिया गया है। तो 3 प्रकार का कौन कौन सा केमिकल प्रॉपर्टी है? तो सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टी आपके बुक में दिया गया है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा है एलिमिनेशन रिएक्शन और तीसरा है रिएक्शन विथ मेटल। तो यह 3 प्रकार का केमिकल प्रॉपर्टी आपको हम पढ़ना है इस चैप्टर में।
तो एक एक करके हम सभी केमिकल प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसे कहते हैं, इसको पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बाकी दोनों को हम लोग मिटा देते हैं और मिटाने के बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसे कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है। तो वैसा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसका शुरुआत न्यूक्लियोफाइल के द्वारा होता है उसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। यानी द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, द टाइप ऑफ केमिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विच इज इनिशिएटेड बाई न्यूक्लियोफाइल आर कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफाइल के द्वारा इनिशिएट होता है, स्टार्ट होता है या शुरू होता है, इसीलिए इस रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। आगे हम लोग को मिलेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या इससे हम लोग इस तरह का रिएक्शन पढ़ चुके हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसे कहेंगे, तो जो ऐसा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसका शुरुआत इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा होता है उसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसी तरह होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, तो नाम पर ध्यान दीजिए, नाम में ही डिफिनीशन छुपा हुआ है। वैसा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसका शुरुआत फ्री रेडिकल करता है उसे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। ठीक उसी तरह यहाँ पर आपको दिया गया है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो वैसा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसका शुरुआत न्यूक्लियोफाइल के द्वारा होता है उस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो इसका डिफिनीशन बिल्कुल आसान है, जो डिफिनीशन आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है, पर आपको समझाने के लिए यह थोड़ा सा बता दिया गया। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में थोड़ा सा हम लोग लिख देते हैं, इट इज स्टार्टेड बाय न्यूक्लियोफाइल। या किसके द्वारा शुरुआत किया जाता है, तो न्यूक्लियोफाइल के द्वारा शुरुआत किया जाता है, इसीलिए इसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो आपको अगर डिफिनीशन लिखना हो तो अभी हम इसको बोले हुए हैं, उसको सुनकर और अच्छे से डिफिनीशन लिख लेंगे। डिफिनीशन क्या लिखेंगे हिंदी में, वैसा प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है प्रतिस्थापन, वैसा प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसका शुरुआत न्यूक्लियोफाइल के द्वारा होता है उसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इंग्लिश वाले विद्यार्थी क्या लिखेंगे, द टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विच इज स्टार्टेड बाई या इनिशिएटेड बाई न्यूक्लियोफाइल आर कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का डिफिनीशन हम लोग समझ गए हैं कि वैसे रिएक्शन जो न्यूक्लियोफाइल के द्वारा शुरुआत होते हैं या न्यूक्लियोफाइल के द्वारा स्टार्ट किए जाते हैं उस रिएक्शन को हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो आइए अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में हम लोग कुछ पढ़ें कि यह कितने प्रकार का होता है। तो आते हैं, इसको हम लोग मिटाते हैं और मिटाने के बाद हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रकार देखेंगे। तो यह जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है आप ध्यान से देखेंगे दो प्रकार का होता है, इट इज़ टू टाइप्स, SN1 और SN2। तो इसको पढ़ाने से पहले आपको एक अच्छी तरह से एक मैंने बताया जा रहा है कि यह जो है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं जैसे CBSE मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, या फिर BHU हो, एग्रीकल्चर हो, या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन रहता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके बुक में भी इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका क्वेश्चन विद्यार्थी लोग से सॉल्व कभी कभी हो जाता है, कभी कभी नहीं होता है। नहीं होने का क्या कारण है, इसको अच्छे से विद्यार्थी नहीं समझते हैं, इसीलिए इससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है। इस चैप्टर का यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर देखा जाए तो इसमें आपको पहले बताया गया था सेंडमेयर रिएक्शन, वह बहुत इंपॉर्टेंट था, और उसके बाद दूसरा कोई टॉपिक है तो यह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। तो इसको अच्छे से समझेंगे कि यह क्या है, कैसे है, तब इस पर हम लोग अगले क्लास में क्वेश्चन बनाएंगे। तो आइए आज अभी हम लोग समझ लेते हैं कि यह होता क्या है, किसे कहते हैं। तो इसमें यह दो प्रकार का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन कौन हुआ, तो पहला हुआ SN1 रिएक्शन और दूसरा हुआ SN2 रिएक्शन। तो SN1 जो है कि कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर ध्यान देंगे S बड़ा होगा और N छोटा होगा। यहाँ पर देखिए S बड़ा और N छोटा। तो दो तरह का होता है SN1 और SN2। तो दोनों में बहुत बार आपके एग्जाम में
अंतर पूछा गया है कि SN1 और SN2 में क्या अंतर होता है यह बताएं, और इसी पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इसीलिए इन दोनों के अंतर को एक साथ हम ही यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, आपको बताने जा रहे हैं, ताकि दोनों में अंतर भी आप लोग समझ लें और एग्ज़ाम में आए तो इसको अच्छे ढंग से आप लोग लिख भी सकते हैं। तो आपके बुक में यह दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा लेंदी करके दिया है, इसे आसान भाषा में आपको बताया जा रहा है। आइए और देखिए आसान भाषा में। हमको लगता है अगर आप ध्यान से इसको देख लेते हैं तभी इसी वीडियो में आपको SN1 और SN2 दोनों में अंतर याद हो जाएगा, इससे क्वेश्चन भी बनने लगेगा। तो आते हैं हम लोग इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला अंतर क्या है कि SN1 रिएक्शन और SN2 में हम लोग सबसे पहला इसके बारे में लिखेंगे। SN1 रिएक्शन को कहते हैं हम लोग, N से होता है न्यूक्लियोफिलिक, तो लिखेंगे न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक N से क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक, S से होता है सब्स्टिट्यूशन, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फर्स्ट। तो SN1 रिएक्शन को हम लोग क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फर्स्ट। तो ध्यान देंगे इसका पूरा नाम क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फर्स्ट। तो यदि आपके एग्जाम में आ जाए SN1 और SN2 में अंतर लिखने के लिए, तो आप पहला तो इसके नाम से ही लिख सकते हैं। S का मतलब सब्स्टिट्यूशन होता है, N का मतलब क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक होता है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर 1 लिखा है तो फर्स्ट। उसी तरह इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा, तो आप बता सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक और S से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सेकेंड। तो इसका क्या हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सेकेंड। तो दोनों में अंतर हम लोग लिखेंगे, तो इस प्रकार से अंतर हम लोग लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सेकेंड। तो एक हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फर्स्ट और दूसरा हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सेकेंड। तो आप यहाँ पर देखेंगे इसका डिफिनीशन इसी के नाम से हम लोग बना लिए, N से न्यूक्लियोफिलिक, S से सब्स्टिट्यूशन, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सेकेंड। हिंदी में अगर चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन रिएक्शन फर्स्ट और न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन रिएक्शन सेकेंड। तो पहला डिफिनीशन इसके नाम से हो गया। अब आते हैं दूसरा डिफिनीशन हम पढ़ते हैं। तो दूसरा अंतर इसमें क्या हो जाएगा आपको, दूसरा अंतर में तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह फर्स्ट लिखा हुआ है, तो यह जो फर्स्ट लिखा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फर्स्ट, यह वास्तव में 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। कितने स्टेप में कंप्लीट होता है 2 स्टेप में। और जहाँ पर 2 लिखा है वह कितना स्टेप में कंप्लीट होता है, वह 1 स्टेप में कंप्लीट होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इट इज 2 स्टेप रिएक्शन। और इसके बारे में क्या लिख सकते हैं हम लोग, इट इज 1 स्टेप रिएक्शन। इट इज 1 स्टेप रिएक्शन और इसमें लिख सकते हैं इट इज 2 स्टेप रिएक्शन। तो दोनों में 2 अंतर हम लोग लिख लिए। यह दोनों अंतर बिना बुक पढ़े हम लोग आसानी से बोर्ड पर देख कर ही क्वेश्चन से हम लोग तैयार कर सकते हैं। N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सेकेंड और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फर्स्ट। तो जो फर्स्ट है वो कितना स्टेप में कंप्लीट होगा 2 स्टेप में, और जो सेकेंड कितना स्टेप में कंप्लीट होगा तो 1 स्टेप में कंप्लीट होगा। तो यह 2 अंतर हम लोग इसके नाम से हम लोग देख लिए और बना सकते हैं। अब आते हैं तीसरा अंतर लिखते हैं। तो तीसरा अंतर क्या होता है, तो जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फर्स्ट है इसमें कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के रूप में कौन सा कंपाउंड का निर्माण होता है, कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन होता क्या है, जब कार्बन पर प्लस चार्ज आ जाता है तो उसे कार्बोकैटायन कहते हैं। तो इसमें जब रिएक्शन शुरू होता है तो रिएक्शन के बीच में कंपाउंड का निर्माण होता है, उसको रिएक्शन इंटरमीडिएट कहा जाता है। इंटरमीडिएट का मतलब हुआ बीच में। तो ये रिएक्शन इंटरमीडिएट के रूप में इसमें कार्बोकैटायन बनता है और इसमें पेंटावैलेंट कंपाउंड का निर्माण होता है। तो आइए पहले इसको लिख देते हैं, कार्बोकैटायन इज INTER इंटरमीडिएट प्रोडक्ट।
कार्बोकेटाइन इज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। इसमें कार्बोकेटाइन जो है कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का काम करता है। और इसमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कौन होता है? तो इसमें होता है, तीसरा आते हैं पेंटावैलेंट कंपाउंड इज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, INTER इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। पेंटावैलेंट जो है कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का काम करता है। तो इसमें पेंटावैलेंट इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का काम करता है और इसमें कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का काम करता है। तो सवाल है कि कार्बोकेटाइन दिखने में कैसा होता है, कैसे हम लोग समझेंगे कि यही कार्बोकेटाइन है और इसको कैसे समझेंगे कि यही पेंटावैलेंट है। तो आइए इसका हम लोग एक फिगर बना देते हैं। तो यह जो है कि कार्बोकेटाइन इस प्रकार से होता है, यहाँ पर CH3 और इस पर यहाँ पर प्लस चार्ज। तो कार्बन पर जब प्लस चार्ज आ जाता है तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग? इसी को कार्बोकेटाइन कहते हैं। अब आते हैं हम लोग पेंटावैलेंट कैसा होता है, आइए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ से Cl टूटता है और उसी समय यहाँ पर OH जाकर जुड़ता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसको 5 बॉन्ड इस कार्बन का हो चुका है, 1 2 3 4 1 5। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है पेंटावैलेंट। इसमें SN2 रिएक्शन में इंटरमीडिएट कंपाउंड के रूप में पेंटावैलेंट होता है और SN1 रिएक्शन में इंटरमीडिएट कंपाउंड के रूप में क्या बनता है? कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है। तो यह 3 रिएक्शन हम लोग आसानी से जो कि 3 रिएक्शन कर रहे हैं, 3 जो है कि अंतर आसानी से हम लोग पता कर सकते हैं। इसमें कोई आपको विशेष रटना नहीं है, आसानी से आप लोग बता सकते हैं। अब चौथा हम लोग अंतर आते हैं इसमें। तो चौथा अंतर के लिए हमारे बुक में अब बोर्ड पर जगह नहीं है, इसीलिए हम इसको मिटाते हैं और चौथा अंतर में आते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग चौथा अंतर। तो चौथा अंतर क्या होता है कि इसमें जो है कि सबसे अधिक SN1 रिएक्शन में कौन सा कंपाउंड रिएक्शन करता है। तो यदि अल्काइल हैलाइड का हम लोग बात करें तो सबसे पहले 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड पहले रिएक्शन करेगा, उसके बाद 2 डिग्री और सबसे कम 1 डिग्री और सबसे उससे भी कम कौन सा होगा? 0 डिग्री। तो अल्काइल हैलाइड का ऑर्डर होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और 0 डिग्री। इसमें आते हैं हम लोग चौथा में अंतर में। तो इसमें जो है कि सबसे अधिक 0 डिग्री अल्काइल हैलाइड, तब 1 डिग्री, तब 2 डिग्री और सबसे कम 3 डिग्री। यह जस्ट उल्टा हो जाता है। 3 डिग्री का अल्काइल हैलाइड जो कि SN1 रिएक्शन में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है और 0 डिग्री सबसे कम होता है, जबकि SN2 में 0 डिग्री सबसे अधिक होता है और 3 डिग्री सबसे कम होता है। यह क्यों होता है और कैसे होता है इसको आपको बताया जाएगा। जो है कि पहले इसको हम अंतर समझा देते हैं ताकि आपको अंतर समझ में आ जाए, उसके बाद इसको हम लोग अलग से फिर बताएंगे। तो आते हैं यहाँ पर, हम लोग 4 अंतर हम लोग SN1 और SN2 में हम लोग देख चुके हैं। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसको जो है कि बढ़ाते हैं और फिर आगे जैसा होता है वैसा हम लोग बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि सबसे ज़्यादा SN1 रिएक्शन में कौन रिएक्टिव होता है। तो 3 डिग्री हेलोएल्केन, उसका 2 डिग्री, तो 1 डिग्री और सबसे कम 0 डिग्री। ठीक इसका उल्टा होता है SN2 में। तो यह क्यों होता है और कैसे होता है, इसका रीज़न है जो आपको हम अभी बताएंगे, तुरंत इसके बाद यह बताने वाले हैं। अब सबसे पहला सवाल है कि यदि आप डिग्री जानते हो तो अच्छा बात है, नहीं जानते हो तो आइए एक एग्जाम्पल देकर यहाँ पर डिग्री हम बता देते हैं आपको। एग्जाम्पल में सबसे पहले 3 डिग्री, तो यहाँ पर एक कार्बन लिखते हैं और इस कार्बन के साथ इधर हाइड्रोजन रखते हैं और इस कार्बन के तीनों साइड कार्बन के कंपाउंड हो जाएंगे, तो यह 3 डिग्री कहलाएगा। यह कार्बन का डिग्री कहलाएगा, 3 डिग्री कहलाएगा। और जो है कि अब आते हैं 2 डिग्री कैसे लिखेंगे। तो कार्बन लिख दिए, कार्बन की इधर एक साइड हाइड्रोजन और 3 साइड बॉन्ड खाली है, तो तीनों साइड में यदि 2 साइड से कार्बन जुट जाए, एक साइड से हाइड्रोजन जुट जाए, तो इसका डिग्री हो जाएगा आपको 2 डिग्री, क्योंकि इस कार्बन से 2 साइड में कार्बन के कंपाउंड जुड़े हुए हैं। अब आते हैं सबसे कम, इससे भी कम आपको 1 डिग्री। तो कार्बन लेते हैं, इस कार्बन में एक साइड जो है कि हैलोजन जोड़ दिए क्लोरीन और इसके तीनों साइड में कहीं भी एक साइड कार्बन के कंपाउंड जोड़ दिए और 2 साइड हाइड्रोजन, तो इस कंपाउंड का डिग्री हो जाएगा 1 डिग्री। तो यह 1 डिग्री हो गया, या 2 डिग्री है या 3 डिग्री। 0 डिग्री कैसे होता है, तो यहाँ पर एक कार्बन ले लिए, कार्बन का 4 बॉन्ड होता है, तो एक बॉन्ड से हम लोग हैलोजन जोड़ दिए और बाकी तीनों साइड एक भी केवल हाइड्रोजन ही हो, यानी एक इसके तीनों साइड में से कहीं भी कार्बन के कंपाउंड नहीं हो, तो इस कार्बन का डिग्री हो जाएगा
0 डिग्री। कौन सा डिग्री हो जाएगा? 0 डिग्री। तो फिर से समझ लीजिए, एक साइड कार्बन का कंपाउंड 1 डिग्री, 2 साइड कार्बन का कंपाउंड 2 डिग्री, 3 साइड कार्बन का कंपाउंड 3 डिग्री, और एक भी साइड कार्बन के कंपाउंड नहीं होंगे तो वह 0 डिग्री कहलाएगा। तो किसका डिग्री हम लोग पता कर रहे हैं? वैसे कार्बन एटम का जिससे हैलोजन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर इस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका डिग्री हम लोग पता कर रहे हैं। तो इसका डिग्री कितना हो जाए? 3 डिग्री, क्योंकि एक साइड, 2 साइड, 3 साइड इससे कार्बन जुड़े हुए हैं। अब आते हैं इसमें, तो इसमें 0 डिग्री कौन हो जाएगा? तो 0 डिग्री इस तरह का कंपाउंड, इस यह हो जाएगा आपको 0 डिग्री, क्योंकि इस कार्बन के एक साइड भी कार्बन नहीं है। सबसे अधिक तेजी से रिएक्शन इसमें होगा। उसके बाद आते हैं यहाँ पर कार्बन लिखते हैं, फिर यह कार्बन कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्लोरीन। तो इस कार्बन के एक साइड कार्बन है तो यह 1 डिग्री हो जाएगा। और अब आते हैं यहाँ पर सी, यहाँ पर CH, और यहाँ पर Cl। तो यहाँ पर इस कार्बन के 2 साइड कार्बन, एक ऊपर एक इस साइड, तो यह 2 डिग्री कहलाएगा, क्योंकि इसके 2 साइड कार्बन है। सबसे कम किस में रिएक्शन होगा? तो सबसे कम रिएक्शन हो जाएगा 3 डिग्री में। तो यह हो गया आपको 3 डिग्री। देखिए यहाँ पर 3 डिग्री क्यों करें? क्योंकि इस कार्बन के तीनों साइड कार्बन के कंपाउंड जुड़े हुए हैं, इसीलिए हम लोग इसको क्या करें? 3 डिग्री करें। तो यह 3 डिग्री कार्बन हो गया। इसमें SN2 रिएक्शन सबसे कम होता है। अब आते हैं, तो ये हम लोग कितना एग्जाम देख लिए हम लोग? 4 जो है कि हम लोग इसका अंतर हम लोग पढ़ लिए। एक एग्जाम्पल दे देंगे तो यह 5 अंतर हो जाएगा। 5 अंतर 5 नंबर का आपका क्वेश्चन होता है। अब आते हैं कुछ और क्वेश्चन। यहाँ तक जो हम लोग पढ़े ये ISC के एग्जाम के लिए काफ़ी था। इसमें कुछ और अंतर होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको मिटाकर और आते हैं हम लोग अगला जो कि अंतर पढ़ने। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं, यह अगला अंतर इसमें दिया गया है कि अंतर नंबर 5 में, यानी डिफरेंस 5 में, रेसेमिक मिक्सचर इज फॉर्म। तो रेसेमिक मिक्सचर इसमें बनता है, इसमें बताया गया है। तो रेसेमिक मिक्सचर जो है कि SN1 में बनता है और SN2 में रेसेमिक मिक्सचर का निर्माण नहीं होता है। तो सवाल यह है कि रेसेमिक मिक्सचर होता क्या है? तो रेसेमिक मिक्सचर एक कंप्लीट टॉपिक है, आपको समझाया जाएगा। अभी बस इतना समझिए, यह एक प्रकार का मिक्सचर है। 2 या 2 से अधिक कंपाउंड के मिक्सचर को रेसेमिक मिक्सचर कहते हैं। तो वह मिक्सचर जो है कि किस तरह के कंपाउंड का मिक्सचर होता है, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। D फॉर्म और L फॉर्म के कंपाउंड के मिक्सचर को रेसेमिक मिक्सचर कहते हैं। तो उस तरह का जो है कि डिटेल आपको पढ़ाया जाएगा। तो SN1 में रेसेमिक मिक्सचर जो है कि बनता है और SN2 में रेसेमिक मिक्सचर नहीं बनता है। दूसरा अगला जो है डिफरेंस जो है, डिफरेंस नंबर 6 में आते हैं, स्टेरियोकेमिकल इन्वर्सन एब्सेंट। तो SN1 रिएक्शन में स्टेरियोकेमिकल इन्वर्सन एब्सेंट होता है और SN2 रिएक्शन में स्टेरियो केमिकल रिएक्शन प्रेजेंट होता है। तो यह केमिकल जो है कि होता क्या है, स्टेरियो केमिकल इन्वर्सन किसे कहते हैं? तो जब कंपाउंड बनता है तो प्रोडक्ट जो है कि अगर कंपाउंड जैसा है ठीक उसी तरह अगर प्रोडक्ट निर्माण कर लेता है तो वो इन्वर्सन नहीं कहलाता है, उसे रिटेंशन कहते हैं। लेकिन यदि कंपाउंड जिस रूप में है उस रूप में, रिएक्टेंट जिस रूप में है उस रूप में यदि प्रोडक्ट नहीं बने, उससे उल्टा होकर बने, तो इसे इन्वर्सन कहते हैं। इसको भी आगे हम लोग समझेंगे। तो बस अभी हम लोग यही समझना चाह रहे हैं और यही हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि इसमें इन्वर्सन एब्सेंट होता है और SN2 में इन्वर्सन प्रेजेंट होता है। तो यह इन्वर्सन है क्या, आगे हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। बस अभी यहाँ पर हम लोग यही समझना है कि SN1 में इन्वर्सन एब्सेंट होता है और SN2 में इन्वर्सन प्रेजेंट होता है। इन्वर्सन के बारे में आप लोग आगे हम लोग पढ़ेंगे और रेसेमिक मिक्सचर के बारे में भी आगे हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कि यह होता क्या है। उसके बाद हम लोग आते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इज प्रेजेंट। SN1 जो रिएक्शन है उसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की आवश्यकता होती है। पोलर का मतलब जिसमें डाइपोल बनता है, पॉजिटिव नेगेटिव में जो टूटता है उसे पोलर कहते हैं। प्रोटिक का मतलब जो प्रोटॉन देता है, जैसे अल्कोहल हो गया या एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, तो यह सब कंपाउंड पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। तो SN1 रिएक्शन में वैसे सॉल्वेंट की आवश्यकता होती है जो पोलर होने के साथ साथ
प्रोटिक भी हो यानी प्रोटॉन देने की क्षमता रखता हो। और SN2 रिएक्शन में इस प्रकार के जो है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की आवश्यकता हम लोग को नहीं पड़ती है। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कौन कौन सा होता है, तो आइए आपके बुक में दिया हुआ है, एक दो एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग लिख दे रहे हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं C2H5OH इथाइल अल्कोहल पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। उसके बाद CH3COOH इसे एसिटिक एसिड कहते हैं, यह भी पोलर और प्रोटिक होता है। साथ में H2O मॉलिक्यूल भी पोलर प्रोटिक होता है, क्योंकि H2O टूटता है तो H प्लस और OH माइनस देता है या प्रोटॉन देता है, इसीलिए इसे प्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं। तो यह जो हम लोग का अंतर है SN1 और SN2 में, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है और अच्छे से आप लोग पढ़िए और समझिए। अब अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा कि SN1 में 3 डिग्री सबसे ज़्यादा क्यों होता है और 0 डिग्री सबसे कम क्यों होता है। फिर SN2 में 0 डिग्री सबसे अधिक क्यों होता है और 3 डिग्री SN2 में सबसे कम क्यों होता है। पोलर क्या होता, पोलर प्रोटिक आप लोग समझ रहे हैं। इन्वर्सन क्या होता है, रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, यह सब अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। और क्यों जो है कि SN1 में 3 डिग्री सबसे अधिक होता है और क्यों SN2 में 3 डिग्री सबसे कम हो जाता है, यह आपके बुक में यहाँ पर दिया हुआ। देखिए यहाँ पर SN1 रिएक्शन है और आपको यहाँ पर आते हैं SN2 रिएक्शन यहाँ पर है, इसी को हम अभी पढ़ा रहे हैं। तो बुक में काफ़ी विस्तार से दिया हुआ है, थोड़ा सा आपको दिक्कत भी होगा, लेकिन आप बुक पढ़िए और पढ़ने के बाद अगले वीडियो में हमको यह खोज कर तैयार रखिए कि SN1 में 3 डिग्री क्यों अधिक होता है और SN2 में 3 डिग्री कम क्यों हो जाता है। यह अगले क्लास में आपको हमको बताना है। तब तक आप पढ़िए और बुक पढ़ के इसका आंसर खोज के रखिए कि क्यों अधिक होता है और क्यों कम होता है, और रिटेंशन क्या होता है, इन्वर्सन क्या होता है, रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है। यह आपको होमवर्क के रूप में टॉपिक दिया जा रहा है, इसको खुद से पढ़िए और देखिए। अगले वीडियो में यह सारे चीज़ों को हम डिफाइन करेंगे कि क्यों ऐसा होता है और यह सब क्या है। तो पढ़िए और जो भी दिक्कत हो आप हमसे अगले क्लास में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले क्लास का इंतज़ार कीजिए। हाँ, एक चीज़ और आप लोग को बता दें कि विद्यार्थी लोग का कॉल आ रहा है कि सर जो है कि क्लास कब से शुरू होगा। तो क्लास देखिए, क्लास शुरू होने के लिए जो कि पिछले वीडियो में बताया था, अभी बता रहे हैं कि जुलाई में हम लोग को हो सकता है गवर्नमेंट की तरफ से आदेश मिले क्लास शुरू करने के लिए। तो जुलाई के फर्स्ट वीक में हो सकता है आपका क्लास शुरू हो जाए। तब तक आप इसको लिखिए, पढ़िए, समझिए, और क्लास खुलेगा तो आइएगा तो फिर से इसको रिवाइज करा देंगे और अच्छे से पढ़ें और घबराए नहीं बिल्कुल। अभी बहुत समय है, आपको हो सकता है कि आपके सिलेबस में कुछ चेंजिंग किया जाए, कुछ कम सवाल आए या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप का है, तो आप लोग के लिए सरकार भी मेहरबान है। आप घबराए नहीं और अच्छे से पढ़ें। हाँ, जिनको कंपटीशन का तैयारी करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करना है, वह विद्यार्थी थोड़ा से अच्छे से पढ़ें, क्योंकि उनके लिए थोड़ा सा यह दुखद समझ आ रहा है कि उनको कम सिलेबस मिल रहा है। आगे तो उनसे पूरा पूछा जाएगा, तो खैर जब आगे पूछा जाए तो आपको पूरा पढ़ना होगा। आगे बाहर जाइएगा तो टोटल सिलेबस पढ़िएगा, लेकिन यहाँ भी अगर आप पढ़ते हैं, घर पर पढ़ते हैं, पूछते हैं, तो हम निश्चित आपको बताएंगे। और घबराए नहीं और ध्यान दें इसको।